हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आ चुके हैं, दक्षिण भारतीय इतिहास। जी हाँ, ये एंशियंट हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दक्षिण भारत का इतिहास। और जैसे ही दक्षिण भारत में हम जाते हैं, सबसे पहले नाम आता है चोल, चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट, ये सभी चालुक्य, इन सभी वंशों के बारे में हमें पूरा पढ़ना होता है। तो दक्षिण भारत में हम आपके लिए मात्र 32 सवाल लेकर आए। कहेंगे सर सिर्फ 32 सवाल में, 32 महत्वपूर्ण सवालों में आप पूरा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया कवर कर देंगे? जी, हम उन्हीं सवालों को लेकर आते हैं चैप्टर वाइज, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज हम दक्षिण भारतीय इतिहास के ऊपर अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे, बेहतरीन बेहतरीन सवालों को पढ़ेंगे। साथ ही साथ मैंने इसके ऊपर पूरा लेक्चर पढ़ा दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में प्राचीन भारतीय इतिहास का जो प्लेलिस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो आपको उसमें आपको पूरा दक्षिण भारत मिल जाएगा। आप एक बार विजिट करके ढूंढ के देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा गया कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। वैसे तो चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर थी, जिसको तंजावुर के नाम से जाना जाता था, परंतु यहां पर एक शब्द यूज हुआ है, प्राचीन चोल। तो प्राचीन चोल यानी सिंपल बात है भाई, वो संगम कालीन चोल की बात कर रहा है, जिसमें 3 वंश थे, चोल, चेर और पांड्य। तो प्राचीन काल में जब प्राचीन चोल की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना, तो उस समय जो राजधानी थी वो उरैयूर थी। बाद में जाके वो तंजौर और मदुरई में, मतलब तंजौर में जाकर तंजावुर में वो मतलब बदला गया, ठीक है ना। तो आरंभिक प्राचीन काल में अगर बोले तो कहेंगे सर सबसे पहले राजधानी उरैयूर थी, बाद में जाकर ये तंजौर हो गई। तो सबसे प्राचीन काल वाला आंसर आप उरैयूर मारिएगा। ये कब था? ये संगम काल की बात हो रही है, ठीक है। ये संगम कालीन चोल की इतिहास की बात है, ये प्राचीन चोल हुआ, संगम कालीन चोल, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी तक चला था, याद रखिएगा ये सब। अगला क्वेश्चन, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य के फाउंडर जो थे वो विजयालय साहब थे। कौन थे भाई? चोल साम्राज्य के फाउंडर जो थे वो विजयालय। सबसे मरखा शासक थे राजा राज, ठीक है, और राजेंद्र प्रथम। इन दोनों ने चोल साम्राज्य को एक बड़े लेवल तक, 3 शासक, राजा राज, राजेंद्र प्रथम और करिकाल, ये तीनों ने चोल साम्राज्य का वर्चस्व जो है एक बहुत बड़े लेवल तक लेकर गए थे। खैर हम आगे बढ़ेंगे। आगे आइए, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख है? बताइएगा। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में, कि भाई चोल वंश में भी ग्राम प्रशासनिक, वैसे तो चोल जो है वो अपने नौ सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थे, नव सैनिकों के लिए प्रसिद्ध थे, परंतु यहाँ कह रहे हैं चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा, वो शिलालेख जो था वो उत्तर मेरूर शिलालेख था। कौन सा शिलालेख था माय डियर? उत्तर मेरूर शिलालेख। बहुत बेहतरीन सवाल कि चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो उत्तर मेरूर शिलालेख में। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? बहुत बेहतरीन सवाल है कि किस चोल राजा ने। जी हां, वो चोल राजा थे राजा राज प्रथम, याद रखिएगा, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और करिकाल, यही 3 बड़े फेमस चोल राजा थे। करिकाल, राजा राज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, इन्हीं तीनों ने पूरे चोल साम्राज्य की बागडोर अपने अपने समय में अपने अपने हाथों में ले रखी थी। तो वही कह रहा है किस चोल राजा ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, मालदीव्स नाम सुना होगा आपने, पक्का सुना होगा आपने, ठीक है। किस चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? राजा राज प्रथम, नाम तो सुना ही होगा आपने। अगला, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी, कि जाओ भाई तुमको श्रीलंका पर अधिकार कर लिया गया था ना करिकाल के द्वारा? जी हाँ, तो कह रहा है वो कौन सा राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्र कर दिया, और वहां के राजकुमार थे सिंहल राजकुमार, क्योंकि वहां की जो जनजाति थी वो सिंहल जनजाति थी, तो वही कहा गया सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। वो चोल थे कुलोत्तुंग प्रथम, याद रखिएगा, ये भी अच्छे शासक थे, पर कहां राजा राज, कहां राजेंद्र प्रथम, कहां कड़ीकाल। भाई ये तीनों का आप इतिहास जानिए। आप हमारी एक वीडियो जरूर देखिए चोल वंश की, ठीक है ना, प्लेलिस्ट में जाइए और एक वहां प्लेलिस्ट बना होगा प्राचीन इतिहास का, उसमें लगभग 30 क्लास होगा, वो 30 क्लास आप देख लीजिए। अगर आपको बढ़िया से पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है ना,
तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और एंशिएंट हिस्ट्री का प्लेलिस्ट होगा, प्राचीन इतिहास का 28-30 क्लास होगा। वो 30 क्लास अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं? चोल राजा जो थे ना वो अपने ही शासन काल में कह देते थे कि चलो अगला उत्तराधिकारी जो है, अगला राजा ये बनेगा। ऐसा होता था चोल साम्राज्य में, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थित है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति भी माना जाता है? तो वो है भाई बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा है माय डियर? बृहदेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है कि नंदी, भगवान नंदी की जो प्रतिमा है, विशाल मूर्ति है, वो बृहदेश्वर मंदिर के आंगन में रखा गया था। बाकी आपको तो पता ही होगा जब आप यहां गए होंगे तो। किस राजवंश के विषय में संगम साहित्य? देखिए संगम साहित्य में जब बात करेंगे तो 3 वंशों का उदय हुआ था संगम साहित्य में, चोल वंश, चेर वंश और पांडे वंश। और अगर संगम साहित्य की बात करें तो 100 ईस्वी में शुरू हुआ था। वैसे तो 250 तक चला था परंतु पूर्ण समाप्त हो गया 300 ईस्वी। ईसा पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं माय डियर, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं कह रहे हैं। तो संगम काल कहिए, संगम साहित्य कहिए, वैसे तो संगम काल की बात करेंगे हम। यहाँ के लिए क्या लिख देंगे? अगर आपसे कोई पूछ दे संगम काल का जो समय सीमा था, कहेंगे सर संगम काल जो है 100 ईस्वी से, 1000 नहीं, 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। तो कह रहा है किसमें इसका उल्लेख नहीं था? कदम्ब में नहीं था। कदम किस राजवंश का? कदम राजवंश का उल्लेख नहीं था। चेल, चोर और पांडे तीनों बहुत ही फेमस। ये 3 जितने भी चोल ये हुआ था ना, क्या कहेंगे, चोल सम्मेलन जिसको कहेंगे, ठीक है ना, वो सब पांडे राजाओं के द्वारा करवाया गया था। हम इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है वीडियो में, देखिएगा। ये तो अभी प्रैक्टिस है। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है एक बार आप जाइए तो हमारे प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट बना होगा, प्राचीन इतिहास करके प्लेलिस्ट होगा, उसके अंदर लगभग में 30 क्लास होगा, 30 लेक्चर्स। वो 30 लेक्चर आप एक बार पढ़ लीजिए, एंशिएंट हिस्ट्री पूरा खत्म, पूरा एकदम अच्छे से पढ़िएगा, समय देकर पढ़िएगा, एकदम डीपली पढ़िएगा, उसके बाद कहिएगा क्या बात क्या बात क्या बात। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किया गया था? चालुक्यों के द्वारा, चोल नहीं, चालुक्य वंश के जो राजा लोग थे वो महिलाओं को उच्च पद प्रदान करते थे, ठीक है। कौन सा? चालुक्य। बढ़े आगे, निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य वंश के राजाओं के द्वारा। अगला, चालुक्य वंश का सबसे महानतम राजा, भाई नाम तो सुना ही होगा, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का संबंध एहोल अभिलेख से है। प्रश्न पूछा जाएगा एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। तो वही कह रहा है चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक, महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। अगला, निम्नलिखित चोल शासकों में से जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया, बताइए भाई, किसने किसने किसने? जल्दी बताइए। बंगाल की खाड़ी को चोल झील, अच्छा राजेंद्र प्रथम। चलिए बहुत बढ़िया, एक शासक थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम। इन्होंने बंगाल की खाड़ी को जो है ना, इन्होंने चोल झील कहा। ये तो चोल उल का झील है जी। चोल अपने नव सैनिकों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। सबसे विशालतम नौ सैनिक जो था उस समय वो चोलों का हुआ करता था, ठीक है ना। हाँ, चलिए, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। किस चोल शासक ने पुहार नगर, यही है भाई करिकाल, जिन्होंने श्रीलंका पर पहली बार विजय हासिल किया था। अपूर्ण रूप से फिर जीता गया, ठीक है। तो कह रहे हैं किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की थी? करिकाल के द्वारा। किसके द्वारा? करिकाल के द्वारा हुई थी। शिल्पाधिकारम के लेखक इलांगो, 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 याद रखिएगा, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। शिल्पाधिकारम, मणि मेखलम, ये सब बहुत फेमस किताब है। तो कह रहा है शिल्पाधिकारम के लेखक कौन थे? तो इलांगो के द्वारा शिल्पाधिकारम की रचना की गई थी। किनके द्वारा? इलांगो के द्वारा। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? दिलवाड़ा, राजस्थान में। दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? राजस्थान में। बहुत बढ़िया सवाल है।
प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है माय डियर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार आप लेक्चर देख लीजिए फिर प्रैक्टिस करिएगा तो और मजा आएगा, डबल डबल बूस्टर मिलेगा आपको। संस्कृत में कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख देखिएगा, बड़ा फेमस है कालिदास, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। कालिदास ने बहुत सारी अपनी रघुवंशम, मेघदूतम, ठीक है, ज्ञान शकुंतलम, बहुत सारी किताबों की रचना की है। तो सवाल है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा रचित एहोल अभिलेख में है। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्यों का सबसे महानतम राजा, महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसका संबंध एहोल अभिलेख से है। और उसी अभिलेख में हमारे बहुत ही प्रिय लेखक कवि कालिदास की चर्चा की गई थी। अगला है, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का जो राज्य था वो कोरोमंडल तट के एरिया में और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। चोलों का जो राज्य था वो किस क्षेत्र में फैला था? कोरोमंडल तट पर और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। यह भी बहुत बेहतरीन प्रश्न है माय डियर। अगला है, चोलों की राजधानी, वैसे तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि चोलों, प्राचीनतम चोल की राजधानी उरैयूर थी, परंतु यहां पर वो ऑप्शन में नहीं है। देन जब चोलों का फिर से उदय हुआ 7वीं 6ठी शताब्दी के आसपास, तब इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को बनाई थी और तंजौर में जगह है तंजावुर, ठीक है, तंजौर को ही तंजावुर शायद कहा जाता है। अगला, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं के देवाकृत जो है वो चतुर्भुज तरीके से, जो नटराज मंदिर, नटराज की कांस्य मूर्ति की जो प्रतिमा थी ना वो चतुर्भुज तरीके से बनाई गई थी। तो किस तरीके से? प्राय जो था वो चतुर्भुज था, ठीक है, याद रखिएगा। अष्टभुज दे सकता है, षष्ठभुज दे सकता है, तो याद रखिएगा चतुर्भुज था ये। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? जो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा है वो भगवान शिव को जो है ना वो एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है, ठीक है, हाँ, ठीक है, कह रहे शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? एक शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। अगला सवाल, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारी जो है वो चीन भेजे गए थे? बताइए भाई, किसके कार्यकाल में है? हमको तो लग रहा है कुलोतुंग प्रथम के ही कार्यकाल में 72 व्यापारी को जो है ना वो चीन भेजे गए थे, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, कुलोतुंग प्रथम। सवाल कह रहा है किसके कार्यकाल में 72 व्यापार सॉरी, किसके कार्यकाल में 72 व्यापारियों को चीन भेजा गया था, ठीक है ना, एक दूत के रूप में? तो कुलोतुंग प्रथम चोल का ये भी एक काफी फेमस राजा थे, पर उतना नहीं जितना राजेंद्र, राजा राम वो लोग थे, राजा राम नहीं। निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक, मैंने अभी तो बोला नौसैनिक शक्तियों के लिए सबसे प्रसिद्ध जो राजवंश था वो चोल राजवंश था जी। कौन सा? चोल राजवंश। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई थी? बताइएगा जरा, किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई थी? जी, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, बिल्कुल लघु वेद कह रहे हैं। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद जो कहा गया था वो कुरल को कहा गया था, ठीक है। लघु वेद किसे कहा गया था? तो कहेंगे गुरुजी लघु वेद जो था वो कुरल को कहा गया था। हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत बढ़िया। चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था। बताइए, चोल शासक जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त किया था? राजा राज प्रथम। भाई मतलब जब आप चोल साम्राज्य पढ़ोगे ना तो श्रीलंका और चोल साम्राज्य में ऐसा था कि जो राजा आता था एक बार श्रीलंका को बजा के चल जाता था, समझ रहे? मतलब बजा के जाना मतलब जीत के, मतलब जैसे आया कुछ नहीं मिला तो चलो श्रीलंका पर आक्रमण कर देते, कुछ नहीं मिला मतलब उधर के जो सिंघल राजकुमार लोग थे, उधर सिंघल परेशान हो गए थे चोल साम्राज्य से, क्या साला जो आता है वो आके एक बार बजा के चल जाता है हमको, समझ रहे ना? ये हाल हो गया था श्रीलंका का। मतलब जो आया ना, नहीं मन लग रहा है वो, चलो एक बार श्रीलंका पर आक्रमण, नहीं मन लग रहा है, अरे बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो एक बार श्रीलंका। मतलब जो आज अब पूरा चोल साम्राज्य पढ़िए, जब आप हमारा लेक्चर पढ़िएगा चोल साम्राज्य का जो मैंने प्लेलिस्ट में डाला है उसमें आप यही सीखिएगा 1 से 2 घंटे के सेशन में। सर जो आ रहा है श्रीलंका को बजा के जा रहा है, जो आ रहा है श्रीलंका, मतलब मत पूछिए, श्रीलंका का एकदम जैसे एकदम तहस नहस कर दिया था, समझे ना श्रीलंका को। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चोल चेर पांड्या। अरे
ये तो फिर क्वेश्चन आ गया। पल्लव नहीं था, संगम में 3 था। देखिए संगम काल की बात करेंगे, जब भी संगम काल की चर्चा होगी वहां सिर्फ 3 ही राजवंश थे। पहला राजवंश चोल, दूसरा चेर, चोल चेर, और तीसरा पांड्य। चोल चेर और पांड्य, ठीक है ना, बस ये 3 ही राजवंश थे, चोल चेर और पांड्य, बस ये 3। तो पल्लव नहीं था, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। आगे बढ़ते हैं। संगम युग में उरयूर किस लिए विख्यात था? ओहो, किस लिए विख्यात था भाई, किस लिए विख्यात था? तो उरयूर जो था वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। उरयूर क्या था माय डियर? कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आगे बढ़े, कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो कहेंगे सर पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा थी वो बेंगी नदी थी। पांड्य राज्य की जो जीवन रेखा थी वो कौन सी नदी थी? तो कहेंगे सर बेंगी नदी थी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राय यवन प्रिय जो है वो काली मिर्च को कहा जाता है। यवन प्रिय शब्द घोतक किसका है? काली मिर्च का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संगम कालीन साहित्य में को एवं मन्नरम, देखिए ये को एक शब्द है और एक मन्नरम, ये दोनों शब्द है। ये उस समय के राजा के लिए प्रसिद्ध होता था। किसके लिए उपयुक्त होते थे? को एवं मन्नरम, राजा के लिए। प्राचीन संगम कालीन साहित्य में को एवं मन्नरम किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो कहेंगे सर राजा के लिए प्रयुक्त होता था। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? बताइए जरा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। हाँ, सिंपल बात है। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो कहेंगे सर चोल में। किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? तो चोल में था, ठीक है। आगे बढ़ते। तृतीय संगम हुआ था, तो तृतीय संगम आई थिंक मदुरई में हुआ था भाई। 3 संगम हुआ था ना, और ये किनके द्वारा हुआ था? पांड्य राजाओं के द्वारा तीनों संगमों को आयोजित किया गया था। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? अगस्त ऋषि। कहाँ गए भाई? अगस्त ऋषि, ठीक है। अगस्त ऋषि ने ही पूरा जो है वो दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्यवे बनाया। अगस्त ऋषि फेमस है, ठीक है। इन्होंने ही पटना की भूमि पाटलिपुत्र को श्रापित भूमि कहा था, याद रखिएगा। देखते हैं अगर कोई पटना से वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो पटना का जो गंगा नदी है वहां से हम लोग गंगा जल यूज करते हैं ना। देवघर चल जाएंगे, सुल्तानगंज चल जाएंगे, बाढ़ चल जाएंगे, बढ़ैया चल जाएंगे, मोकामा चल जाएंगे, लेकिन पटना का जो गंगा जी हैं वहां से हम गंगा जल नहीं उठाते हैं। वो यही व्यक्ति है अगस्त ऋषि। ये पटना आए थे और जब नदी पार कर रहे थे ना नाव के द्वारा, तो इन्होंने हाथ में एक दीप जला रखा था। तो नाव जो है वो बहाव के कारण पलट गया था, तो इनका दीप बुझ गया, तो गोसा गए थे कि पटना की जो पाटलिपुत्र की भूमि उसको श्राप। अब बताओ भाई, इनका दिया बुझ गया तो इसमें पाटलिपुत्र में नदी का मतलब गंगा नदी का क्या दोष है भाई? पानी में बहाव ज्यादा होगा, पलट गया था ना। हालांकि कुछ हुआ नहीं था, इनका बस दीपक बुझ गया था। चलिए, दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत ईसा पूर्व में भेजा था? तो ये तो थे भाई पांड्य राजा, ठीक है ना। कौन थे? पांड्य राजा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 32 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। छोटी सी वीडियो रही दक्षिण भारत पर, लेकिन बहुत ही शानदार। समझिए 20 मिनट शो था ये आपका दक्षिण भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और 15 मार्च से नए नए बैचों का आरंभ हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आप हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ 15 मार्च से सभी विषयों, लगभग सभी विषयों के ऊपर नए नए बैचों का आरंभ हो रहा है। 15 मार्च याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी। ये हमारा एप्लीकेशन है, और अब हमारे पास ये भी सुविधा होगी कि आप हमारे ऐप को एंड्रॉइड फोन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आईफोन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर, टैब, सब जगह ये ऐप अवेलेबल है, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद है कि अगली वीडियो एक और शानदार वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। डन।